Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the new chapter of macroeconomics, that is money. बहुत easy, बहुत छोटा चैप्टर है क्लास. आपको इस चैप्टर को लर्न करने में, समझने में बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. इट्स क्वाइट इजी. तो क्लास फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर. क्लास ये जो हमारा चैप्टर है मनी, इसको पढ़ने से पहले हमें एक सिस्टम के बारे में पढ़ना है. वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है हमारा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम यानी सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. बार्टर सिस्टम आप लोगों के लिए कोई न्यू टर्म नहीं है. ऐसा नहीं है आप पहली बार इस सिस्टम के बारे में सुन रहे हैं. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस सिस्टम. बार्टर सिस्टम बहुत पुराने जमाने में फॉलो होता था. इस सिस्टम में क्या होता था? मनी जैसी कोई चीज नहीं होती थी. अगर आपको किसी से कोई चीज खरीदनी है तो आपके पास मनी जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि भैया ये लो मनी, मुझे सामान दे दो. बार्टर सिस्टम में क्या होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था. यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आपसे राइस चाहिए तो मेरे पास मनी नहीं है आपको देने के लिए. अगर मुझे आपसे राइस चाहिए तो मैं आपको ऑफर करूंगी, मेरे पास उसके बदले मार्कर है, आप मार्कर ले लो, मुझे राइस दे दो 1 kg. तो आप बोलोगे अच्छा 1 kg राइस के बदले 5 मार्कर्स जो है आप लोगे. तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं आपको 5 मार्कर्स दूंगी एंड आप मुझे 1 kg राइस दोगे. तो इसमें मनी का कोई यूज नहीं आया. इसमें हमने सामान के बदले सामान, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करी है. दैट इज बार्टर सिस्टम. ठीक है क्लास, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. ये चीज सबको समझ आ रही है? बार्टर सिस्टम आपने, मैं फिर कह रही हूँ आपको क्लास आपने पढ़ रखा है. ठीक है, तो यही होता है क्लास. इसके अंदर मैं फिर से आपको बार बार चीज क्लियर करने वाली हूँ कि इसके अंदर सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है. लेकिन यही जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है. वो दिक्कत क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसको ध्यान से समझिए. ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को समझो, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो आपको बार्टर सिस्टम काफी हद तक समझ आ जाएगा. देखो क्लास, सपोज क्या है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, 2 पर्सन है. ठीक है, मिस्टर बी के पास व्हीट है और मिस्टर ए के पास राइस है. अब मिस्टर ए को व्हीट चाहिए तो उसे दिखा कि अरे यार मिस्टर बी के पास तो व्हीट है. तो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के पास गया और उसने मिस्टर बी को बोला कि आप मुझे 1 kg व्हीट दे दो, मैं आपको 1 kg राइस दे दूंगा. बट मिस्टर बी कह रहा है मुझे राइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत चावल है. वो कह रहा है कि मैं आपको व्हीट दूंगा अगर आप उसके बदले मुझे शूज दे दो. मिस्टर ए के पास तो शूज है ही नहीं, तो वो कहां से शूज देगा? तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है क्लास की? जो डबल कोइंसिडेंस तो वांट होना चाहिए. डबल कोइंसिडेंस का मतलब जो मिस्टर ए को चाहिए मिस्टर बी से, वो मिस्टर बी उसे दे दे, और मिस्टर बी को भी वही चाहिए होना चाहिए जो मिस्टर ए के पास है. मैं इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास. आपको हो सकता है एक बार में समझ आ जाए, फिर भी आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन ताकि ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए. सुनो, मिस्टर ए ने बोला मुझे व्हीट दे दो 1 किलो, मैं 1 किलो राइस दे दूंगा. मिस्टर बी कह रहा मुझे राइस चाहिए नहीं, मेरे पास बहुत राइस है पहले से, मुझे शूज चाहिए. अब मिस्टर ए के पास शूज है नहीं, तो यानी उसे व्हीट भी नहीं मिलेगी, यानी उसे मिस्टर बी से व्हीट भी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि उसका शूज ही नहीं है. तो इसे कहते हैं क्लास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों को एक दूसरे से सामान चाहिए तो दोनों के पास वो होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए. समझ रहे हो? यानी अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी से व्हीट चाहिए तो मिस्टर ए के पास शूज होने चाहिए क्योंकि मिस्टर बी को शूज चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता भैया, जिससे आपको सामान लेना है, जिससे आपको सामान लेना है, अगर उसके पास वो चीज नहीं है जो आपके पास है, मतलब मिस्टर ए को मिस्टर बी से व्हीट लेना, मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से सामान चाहिए, तो जो दूसरे पर्सन को चाहिए बदले में अगर वो आपके पास नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी. एंड ये बहुत रेयर चांस है क्लास, ऐसा नहीं है बहुत आसानी, ये बहुत रेयर चांस है कि आपको सामने वाले से सामान चाहिए और सामने वाले को जो आपसे चाहिए आपके पास वही हो. इट इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. ये एक रेयर चीज है.
इस वजह से बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाती थी। समझ आ रही क्लास? बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझ आ गया? समझ आ गया? अगर आप अपनी बुक में भी एग्जांपल देखें क्लास, तो हर बुक में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर एक फॉर एग्जांपल कि एक फार्मर है और एक वीवर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही एग्जांपल है, चाहे संदीप गर्ग हो चाहे टी आर जैन हो। इस एग्जांपल को समझो, अगर एक फार्मर है एंड एक वीवर है। क्लास आपको पता है फार्मर के पास है सपोज व्हीट, वीवर के पास है क्लोथ। अब फार्मर को वीवर से क्लोथ चाहिए, ठीक है, और वीवर को व्हीट चाहिए। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या भाई, फार्मर को इससे क्लोथ चाहिए था, वीवर को व्हीट चाहिए था, चलो दोनों की जो है वांट्स मिल गई और उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली। बट ऐसा होता नहीं ना, जो मिस्टर ए और बी के केस में नहीं हुआ। भाई इसको व्हीट चाहिए बट इसको राइस नहीं चाहिए, तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाई। लेकिन इसमें इसको क्लोथ चाहिए, इसको व्हीट चाहिए, तो ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, एक मुश्किल चांस है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाए रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को क्लास अगर हम कॉर्पोरेट टर्म्स में बोले तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग कॉस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्लास हम चलते हैं बार्टर सिस्टम की और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं बहुत, क्योंकि देखो मनी चैप्टर ना ज्यादा बड़ा है नहीं, तो इसके अंदर बार्टर सिस्टम ही है जो इसका मेन पोर्शन कवर करता है। पहले मनी चैप्टर में बहुत कुछ था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है मनी चैप्टर में, बहुत ही मतलब लिमिटेड टॉपिक्स है इस चैप्टर में। तो क्लास बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस पढ़ते हैं। पहली लिमिटेशन तो मैंने आपसे डिस्कस करी ली, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि देयर इज अ रिस्क, इसलिए मैं फर्स्ट वाली डिस्कस नहीं कर रही वो, क्योंकि अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि जो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से चाहिए, फर्स्ट पर्सन को भी वो चाहिए जो सेकंड पर्सन के पास है, ये रेयर चांस है, ठीक है। ए और बी वाला एग्जांपल अभी हमने डिस्कस करा कि ए को वो चाहिए जो बी के पास है एंड बी को भी वही चाहिए जो ए के पास है, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं सीधा सेकंड लिमिटेशन से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट को हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। Lack of common measure of value. What is the meaning of lack of common measure of value? क्लास देखो, बार्टर सिस्टम में जो सभी कमोडिटीज होती हैं वो इक्वल वैल्यू की तो नहीं होती भाई, वो इक्वल वैल्यू की तो नहीं होती ना। तो क्लास क्या होता है, उसमें ना गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी का। मिस्टर ए के पास सपोज करो क्लोथ है, मिस्टर बी के पास राइस है। मिस्टर ए को राइस चाहिए, ठीक है, मिस्टर बी को क्लोथ चाहिए, ठीक है, इनके ट्रांजेक्शन हो गई भाई, दोनों की वांट्स मिल गई। अब बात ये है, मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे ना 1 kg राइस चाहिए। तो अब ये मेजर करना मुश्किल है कि 1 kg राइस के बदले कितना क्लोथ दिया जाए भाई, क्योंकि भाई राइस केजी में आता है, क्लोथ मीटर में आता है, यूनिट्स ही अलग है। तो 1 kg राइस के बदले कितना क्लोथ दिया जाए ये मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। अब ये भी छोड़ो, सपोज करो मिस्टर ए के पास मार्कर्स है, जैसे मेरे पास मार्कर है, तो 1 kg राइस के बदले कितने मार्कर्स एक्सचेंज करे जाए, इसकी कोई फिक्स यूनिट तो नहीं है, क्योंकि देखो हर कॉमोडिटी डिफरेंट है, उसकी यूनिट डिफरेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम राइस के बदले कितने मार्कर दें फिक्स हो, राइस के बदले कितने क्लोथ एक्सचेंज करें फिक्स हो। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत आती थी कि किस क्वांटिटी के बदले दूसरी वाली चीज की क्या क्वांटिटी आएगी। ये बहुत मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हर कॉमोडिटी की यूनिट क्या है, डिफरेंट। तो 1 kg राइस के बदले कितने मार्कर एक्सचेंज होंगे, इट इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट देखो क्लास, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है क्लास? देखो, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है द पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर। इस पॉइंट को आराम से समझो, डेफर्ड पेमेंट मीन दोज पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर। अब देखो क्लास, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट अपने में ही काफी लेंदी है,
देखो क्लास, बार्टर सिस्टम में हम वो ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं सकते जिनकी पेमेंट फ्यूचर में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने किसी से क्रेडिट पे सामान लिया, उधार पे सामान लिया, तो पेमेंट कब होती है? फ्यूचर में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि भाई आज सामान ले लो, पैसे जो है हम बाद में दे देंगे, दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फ्यूचर पेमेंट होती है जिसमें वो इसमें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके 3 रीजंस है। तीनों रीजंस को ध्यान से सुनिए। देयर आर 3 रीजंस कि इसमें फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो सकती। देखो, सबसे पहली बात, पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, ध्यान से सुनना क्लास, क्योंकि एग्जांपल से ही आप समझ पाओगे। सपोज करो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, मिस्टर बी के पास थे एप्पल्स, मिस्टर ए के पास कुछ नहीं था, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि तुम मुझे एप्पल्स दे दो। उसने इसको एप्पल्स दे भी दिए। उसने बोला अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आफ्टर 2 months मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा। ठीक है भाई। अब मिस्टर बी के एप्पल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत बढ़िया, तो उसने एप्पल्स दे दिए। अब 2 महीने बाद मिस्टर ए एप्पल्स वापस करने आया। अब वो सेम एप्पल्स तो होंगे नहीं, दूसरे एप्पल्स होंगे। तो मिस्टर बी को बहुत खुंदक आई, उसने बोला कि यार ये इनकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, मेरे वाले एप्पल्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत मीठे थे, अब तुम जो एप्पल 2 महीने बाद वापस करने आए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्लास, यही तो इसका पहली प्रॉब्लम है कि भाई जो क्वालिटी गुड्स जो आपने उधार लिए थे, जरूरी नहीं कि आप वो सेम क्वालिटी के गुड्स वापस कर पाओ। भाई आपने एक क्वालिटी के गुड्स उधार ले लिए, आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वालिटी के गुड्स आप वापस कर पाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। समझ आ रही है कि जो मिस्टर ए है यानी जो बोरोअर है वो सेम क्वालिटी के गुड्स जरूरी नहीं वापस कर पाए। चलो दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए ने बी को कहा मुझे एप्पल्स चाहिए, विंटर का टाइम था, चलो भाई एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है, इसने एप्पल्स दे दिए। मिस्टर ए ने कहा मैं आपको 3-4 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो बी ने बोला भाई 3-4 महीने बाद तो गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों में तो एप्पल्स होते नहीं, तो अब तुम मुझे क्या कमोडिटी वापस करोगे? समझ रहे हो क्लास कि सर्दियों में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एप्पल्स ले लिया विंटर्स में। अब मिस्टर ए ने बोला मैं 3-4 months बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, तब तक समर्स आ जाएगी। तो फिर लड़ाई झगड़ा ये, तो मिस्टर ए ने कहा भाई उस टाइम तो एप्पल्स होंगे नहीं, सर्दियों में तो एप्पल्स, गर्मियों में तो एप्पल्स होंगे नहीं, तो मैं आपको क्या रिटर्न करूँ? मैं आपको मैंगो दे दूंगा, मैं आपको या लेडी फिंगर दे दूंगा। तो मिस्टर बी कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मिस्टर बी बोले भाई नहीं, मेरे को मैंगो भी नहीं चाहिए, मेरे को लेडी फिंगर भी नहीं चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना, क्योंकि आपने तो एप्पल्स बोरो करे, अब आप दूसरी कमोडिटी में रीपे करना चाहते हो, तो उस पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि वो क्वांटिटी डिसाइड करना कि किस कमोडिटी में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कौन सी कमोडिटी में रीपे होगा। भाई एप्पल्स तो रीपे हो नहीं सकते गर्मियों में, तो अब इस पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि कौन सी कमोडिटी में लोन जो है वो रीपे होगा। समझ आ रही क्लास में? थर्ड प्रॉब्लम होती है क्लास, ए और बी है, ठीक है। अब ए ने क्या करा, बी से कुछ एक गोल्ड नेकलेस था, गोल्ड नेकलेस उधार पे खरीदा कि भाई मैं तुम्हें वापस कर दूंगा 4-5 महीनों बाद, अभी मुझे चाहिए, जरूरत है, मैं 4-5 महीनों बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, ए गोल्ड नेकलेस लेके आ गया और उस गोल्ड नेकलेस की वैल्यू थी कुछ 50,000 रुपीज। अब ए जब 3-4 महीनों बाद वापस करने गया तो लड़ाई होगी उनके बीच में, क्यों? मिस्टर बी कह रहा अब तो गोल्ड की वैल्यू कम हो गई, मुझे तो और गोल्ड चाहिए। समझ रहे हो? इस नेकलेस की वैल्यू थी 50,000, ए ले आया नेकलेस। अब 4 महीने बाद ए जो है वो एज इट इज नेकलेस वापस करने गया, पर अब उस नेकलेस की वैल्यू हो गई 35,000, गोल्ड की वैल्यू कम हो गई। तो बी क्या कहेगा, भाई तुमने तो मेरे से 50,000 की चीज उधार ली थी, तुम मुझे 35,000 की चीज कैसे वापस कर रहे हो, मुझे 15,000 और दो। पर ए बोलेगा कैसे भाई, मैं तो ये नेकलेस लेके गया तो यही वापस कर रहा हूँ। पर बी बोलेगा अब तो इसकी वैल्यू कम हो गई, अब तो इस गोल्ड की वैल्यू कम हो गई, अब तो इसे कोई पूछता नहीं। तो समझ रहे हो क्लास? अब 3 प्रॉब्लम्स होती है डेफर्ड पेमेंट में। पहली चीज कि आपने जो चीज उधार ली है जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली सेम क्वालिटी की चीज वापस कर पाओ। दूसरी चीज, आपने जो चीज उधार लेकर आपने एप्पल्स उधार लिए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कमोडिटी इजीली डिसाइड हो जाए जिसमें आप रीपे करो। अब आप एप्पल्स में रीपे नहीं करना चाहते, आप किसी और कमोडिटी में रीपे करना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल क्लास
कि आप जब आप दूसरी कॉमोडिटी में रीपे करना चाहते हो तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए कि भाई किस कॉमोडिटी में रीपे होगा लोन, इसके डिसीजन में ही लड़ाई झगड़ा हो जाए। थर्ड, कि अगर आपने गोल्ड, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड बोरो करा और आप वापस करने जा रहे हो तो इस टाइम में उसकी वैल्यू में लॉस और गेन हो सकता है, वैल्यू कम हो सकती है, वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है डेफर्ड पेमेंट में। इज दैट क्लियर क्लास? अच्छा, लास्ट पॉइंट है क्लास, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैसे मनी होता है, मनी को तो हम स्टोर कर लेते हैं। अगर आज मेरे पास 5 लाख रुपीज भी कैश है तो मैं उसे स्टोर कर सकती हूँ अलमीरा में, लॉकर में, आई कैन स्टोर मनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वेल्थ किस फॉर्म में होती थी? मनी की फॉर्म में तो होती नहीं थी वेल्थ। मनी की फॉर्म में तो नहीं होती थी ना वेल्थ। वेल्थ किस फॉर्म में होती थी? कॉमोडिटी की फॉर्म में। अब अगर कॉमोडिटी एप्पल है, राइस है, वीट है, तो आप उसे कितना स्टोर कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइस, वीट कॉमोडिटी बहुत सारी है, तो आप इसको कितना स्टोर कर लोगे? ये तो सड़ जाएगी एक टाइम पे आके। भाई मनी को, कैश को तो हम स्टोर कर लेते हैं, इसको आप कैसे स्टोर कर लोगे? ये आप स्टोर ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्लास इसके अंदर स्टोरेज की भी दिक्कत थी। तो बार्टर सिस्टम में इतनी लिमिटेशंस थी कि सिस्टम ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया, आपको पता है। उसके बाद आया मनी। अब क्लास मनी आने में भी वैसे तो बहुत टाइम लगा था, काफी दिमाग लगाने के बाद मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको पता होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे मनी जो था वो पेपर करेंसी की फॉर्म में ना, वो मुद्राएं होती थी, अगर आपको पता हो, सोने की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं। तो मनी जैसा सिस्टम लेकिन आ गया था कि सामान लो और मुद्रा दो, एक मुद्रा, दो मुद्रा, मतलब बार्टर खत्म हो गया, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज खत्म हो गया। अब ये था कि आप सामान लो, उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ चीज होती थी जो आप देते थे, सभी लोग उसको यूज करते थे। तो अगर मैं बात करूं मनी की, मनी होता क्या? तो क्लास राजा महाराजा का टाइम हो चाहे अभी का टाइम, अगर मैं कोई चीज लेती हूँ तो उसके बदले वहां पर करेंसी होती है जो हम देते हैं। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी होता था, लोग सामान लेते थे, उसके बदले मुद्राएं देते थे। हर चीज आज के जमाने में, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये डस्टर हो, चाहे ये रजिस्टर हो, चाहे कोई जैसे ये बुक है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ भी हो, कुछ भी, हर चीज किसके अगेंस्ट मेजर होती है? पैसे की। कोई चीज 10 रुपए की, कोई 250 की, 2 लाख की, कोई 2 करोड़ की। तो हर चीज किसके अगेंस्ट मेजर होती है? मनी के अगेंस्ट मेजर होती है। एवरीथिंग इज मेजर्ड अगेंस्ट द मनी, ठीक है। तो मनी है क्या? तो इससे मनी की डेफिनेशन क्या आई सामने? व्हाट इज मनी? मनी क्या होता है क्लास? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसे लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि कुछ भी सामान लेते टाइम हम जिस चीज को एक्सचेंज में देते हैं, दैट इज मनी। आप कुछ भी लो, आप कपड़े लो, आप गोल्ड लो, आप रजिस्टर लो, आप मार्कर लो, जब आप कुछ भी चीज लेते हो तो उसके बदले आप जो चीज सभी लोग कॉमनली पे करते हैं, दैट इज मनी। अब मनी की जो डेफिनेशन है ना क्लास, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को पढ़ लिया, समझ लिया, तो मनी की डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मनी। Now class, look at the definition of money. Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange. यानी सभी लोग जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं, यानी कोई भी सामान लेते हैं तो उसके बदले वो उस चीज को पे करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, याद करो बार्टर सिस्टम की हमने पढ़ी थी ना, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, कि इस मनी के अंदर क्या होता है? हर चीज को एक ही चीज के अगेंस्ट मेजर करा जाता है, चाहे मार्कर हो, चाहे डस्टर, चाहे फोन, चाहे गोल्ड, हर चीज की एक ही वैल्यू है मनी। सबको मनी की वैल्यू में मेजर करा जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं मनी को, चाहे बैंक में स्टोर करो, चाहे घर में स्टोर करो, इन द फॉर्म ऑफ कैश। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एंड क्लास, अगर आपको फ्यूचर में किसी को पे करना है मनी, तो आप बैंक के थ्रू पे करो, चाहे आप कैश पे करो, यू कैन मेक फ्यूचर पेमेंट्स। हम बैंक में 10-10 साल का लोन लेते हैं, 20-20 साल का लोन लेते हैं, बिकॉज इसमें डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट्स हो सकती है। अब क्लास, मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं आता। एनीथिंग जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हो, चाहे वो चेक हो, चाहे आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे आपकी नेट बैंकिंग जिसे आप डिजिटल कैश कहते हैं, मैं यहाँ पर डिजिटल कैश लिख देती हूँ,
जो ये पेटीएम वगैरह नेट बैंकिंग होती है, ये सब क्या होता है, डिजिटल कैश होता है। चाहे आप गोल्ड दे रहे हो, मतलब जिस भी चीज के आप अगेंस्ट चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, वो सब मनी है। तो मनी में आपके चेक्स आ जाएंगे, डिजिटल कैश आ जाएगा, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे, आपका कैश आ जाएगा, ये सब मनी है, ये सब कुछ मनी है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? तो क्लास, क्योंकि आज ये न्यू चैप्टर बहुत छोटा, हार्डली 2 क्लास का ये चैप्टर है, तो आज की क्लास में क्लास आपको बार्टर सिस्टम, ध्यान से सुनो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का टॉपिक अलग से स्टडी करना, उसके नोट्स बनाने हैं, देन लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, एंड ट्राई टू लर्न देम साइड बाय साइड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का तो सिलेबस हो चुका है एंड दे आर मतलब प्रिपेयरिंग फॉर सैम्पल पेपर्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्री बोर्ड्स। जिन कुछ बच्चों का सिलेबस रहता है बेटा, वो साथ साथ ही लर्निंग करो, डोंट वेट फॉर सम टाइम टू कम एंड देन यू विल लर्न, क्योंकि आपको साइड बाय साइड ही लर्न करना है, ठीक है। एंड देन क्लास डेफिनेशन ऑफ मनी, इसके अंदर भी आपको पढ़ना है कि कैश चेक सब कुछ मनी है, मनी की डेफिनेशन कितनी इजी है, जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो मनी के डेफिनेशन में आ गई। उसके बाद क्लास हमारा एक टॉपिक रह जाएगा मनी सप्लाई, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी अपने आप में लेंथी टॉपिक है, प्लस कुछ एक्सरसाइज जो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्लास में इतना बर्डन नहीं होना, बिकॉज आपको न्यू चैप्टर को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यू हैव टू रीड द नोट्स, यू हैव टू राइट द नोट्स एंड यू हैव टू लर्न द नोट्स। तो क्लास काफी लेंथी हो जाएगी भाई, पहले वीडियो लेक्चर अटेंड करके समझना, देन खुद नोट्स को सेल्फ रीड करना, देन लर्न करना, देन लिखना, इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर साइड बाय साइड। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है क्लास, just let me know so that we can clear it. I will clear all your doubts individually. Is that clear class? But मैं बार बार बोलूँ, साथ के साथ लर्निंग करो, because not much time is left for your pre boards. बोर्ड्स का तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, बट प्री बोर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। जो भी करो वो इतना 100% होना चाहिए कि आपको 100% वो याद है, आपके बोर्ड्स तक आपको याद रहेगा, सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। इतने डिवोशन से आपको पढ़ना है, और जो थोड़ा सा टॉपिक है आप डिवोट करते हो 1 hour 1.5 hour, आपको ये साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ यू कैन प्रोसीड विद योर क्लास।